जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम सज्जाद साजिद मीर साहब, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन खान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जमालदीनी साहब और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेजबान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसलाकुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को, जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से
इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुकद्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुकद्दस अमानत में खियानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला अखबारीस में जग हंसाई होगी। एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाअल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में न डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी, कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत
सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालत के सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है। किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां या तो माशाल्लाह होता है, या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाज़ी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम न करने और नतीजतन मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाद ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी।
आज कौम जिन हालात से दो चार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा, और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं, और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं, और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई,
تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا. اور میں کھلے الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. خواتین و حضرات، ملک بدامنی، افراتفری اور جرائم کا گڑھ بن چکا ہے. آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درپیش پریشانیوں کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. شیخوپورہ سیالکوٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے. اس سالے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل پولیس افسر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے. اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ. جناب چیئرمین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی انتہائی عام ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے. ہماری خارجہ پالیسی عوامی امنگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے. خربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹہرے میں کھڑے شرمناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا. اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے، اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے. دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے؟ کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دل آزاری سے اعتراض کرنا چاہیے. OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے. پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے. پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ گئے. یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے. لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور آپ کی خارجہ پالیسی کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے. خواتین و حضرات، وقت آ گیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں. اگر اس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 وزیر اعظم
जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है, और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा, सीपैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़ज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा दरीना और मुखलिस दोस्त है जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का यह अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इदारा इस हद तक गिर सकता है। यह इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के गुनाहने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जुम रीतती है।
उसके बावजूद ये शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैन अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो FIA से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे चढ़ जाता है और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले खवातीनों हज़रात एक मजमून साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमून साजिश के जरिए बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर SCCP के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो-बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए की ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया, ना कोई JIT बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और NRO ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इस हुकूमत के 2 सालों में यह कोई पहला माली बदनवानी का स्कैंडल नहीं। यहां कई इंतहाई संगीन स्कैंडल सामने आ चुके हैं जिनका नुकसान बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचा। हुकूमत में बैठे लोग बाकायदा प्लानिंग से आटे, चीनी और दवाइयों की कीमतें आसमान पर ले गए। याद है ना आपको, जब हम छोड़कर गए थे चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितनी?
आज कहते हैं 100 रुपए तक जा पहुंची है। और आटे की कीमतें भी देख लें आप, दवाइयों की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। अवाम के खरबों रुपए लूट लिए गए। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? क्या उस पर कोई रेफरेंस दायर नहीं होगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा? बनी गाला में इमरान खान के जाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस, जिसमें बेशुमार माली बेजाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद पीटीआई के रहनुमा दे रहे हैं, इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? ये बड़े ऐसे जानदार सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? उसमें बहुत करप्शन और शुबूको शुबात है। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। फिर सवाल यह है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? ये बताना होगा। क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है। दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो तमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर।
میں تو ان خیالات کا حامی ہوں، اس نظریے کا حامی ہوں۔ خواتین و حضرات، میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اظہار کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک ہے۔ افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھین لیا گیا۔ ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری عناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا۔ کہیں مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کہیں اخبارات اور جرائد کی مخصوص علاقوں میں تقسیم پر پابندیاں۔ ریاستی طاقت سے میڈیا کی زبان بندی کہاں کا انصاف ہے؟ صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانا اور تشدد کا نشانہ بنانا بزدلانہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی ملازمت سے برخاست کروا دینا، بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے؟ میں اس کانفرنس کے شرکاء سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں کریں گے۔ کیا ایک جمہوری خواتین و حضرات، محترم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جمہوریت کو کمزور کرنے اور اپنا مخصوص ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی معمول بن چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی، جنہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے بلایا، ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ یہ طریقہ سیاسی جماعتیں توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے۔ محکمہ زراعت کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگ میل بن سکتی ہے۔ اب ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ ہتھیار وکلاء، دانشوروں، تاجروں، صنعت کاروں اور میڈیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کا ہدف عدلیہ بھی ہے۔ جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے، اسے عہدے سے ہٹانے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ دونوں جج صاحبان دیانتداری، سچائی اور امانت داری کی شہرت کے حامل ہیں۔ آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری نہیں سمجھی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو کچھ حلفاً کہا، یعنی حلف پر کہا، اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے۔ بعض ضمیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں انصاف پسند
اور امانت دار نہیں بلکہ ایسے منصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں، ان کے جبر و استبداد اور بلیک میلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں، نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں۔ آئین کو سیبوٹاج کرنے والے ڈکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامہ عطا کریں، ان کے گلے میں ہار پہنائیں، ان کو ویلکم کریں، خوش آمدید کہیں ان کو، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کی تو ضرورت تھی آج، یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ماشاءاللہ لیٹ لگایا ہے، یہ پہلے لگانا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہے ہیں، اور پھر آرٹیکل 6 جیسے سنگین جرم کے ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نوبت آ رہی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دیں، جیلوں میں ڈالیں، جلا وطن کریں اور ان کو اور ان کے خاندان کو ذلیل و رسوا کریں۔ اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامع لائحہ عمل تجویز کرنا چاہیے۔ اگر میثاق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے میثاق کی تشکیل ضروری ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے۔ عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا۔ میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے۔ بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامہ پہنانے کا عہد کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ٹھوس اقدامات سے ملک کو اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے۔ یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، جس نے عوام اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اچھی شہرت کے حامل جج صاحبان کو بھی نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نااہل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں۔ ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایٹمی قوت بنایا ہے اور ہر وہ
ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی. ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی مسلح افواج کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. ہم نے اس کام میں ماضی میں بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, کوئی کوتاہی نہیں کی, اور آئندہ بھی ہماری یہ ترجیح رہے گی. ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج آئین پاکستان, اپنے دستوری حلف اور قائد اعظم کی تلقین کے مطابق خود کو سیاست سے دور رکھیں اور عوام کے حق حکمرانی میں مداخلت نہ کریں. کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر, پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائم منسٹر کو گرفتار نہ کریں, بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں. ایسا ان آنکھوں نے دیکھا ہے, اس کا مشاہدہ کیا ہے. وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا ہے, ایک تماشا بنا دیا ہے, اپنی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی. جناب چیئرمین اور معزز خواتین و حضرات, آخر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اے پی سی اتفاق کے رائے سے جو بھی حکمت عملی اور لائے عمل ترتیب دے گی, مسلم لیگ نون اس کا بھرپور ساتھ دے گی. شہباز شریف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ہماری پارٹی کے دیگر قائدین بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اپنی یہ گزارش ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اے پی سی روایت سے ہٹ کر حقیقی تبدیلی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات تجویز کرے. ہمارے کئی دوست آج قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں. جناب خورشید شاہ صاحب, کورونا میں مبتلا حمزہ شہباز شریف صاحب, میر شکیل الرحمان صاحب اور دیگر ساتھی ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل کاٹ رہے ہیں. ہمارا مقصد بڑا ہے. کل یہی قربانیاں ہماری نئی صبح کی احساس اور ہماری منزل کے حصول کا انشاءاللہ باعث بنے گی. میں آپ سب قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں اور اپنے میزبان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا. میری اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. پاکستان آئندہ باد. السلام. اگر مناسب ہو تو پلیز